बताते हैं आपको क्या है खास आज योर मनी में। बेस रेट के नए फॉर्मूले का आप पर कैसा असर, क्या कर्ज के साथ डिपॉजिट की दरें भी होंगी कम? रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए एनपीएस सही? कितना जमा कर देगा आपको आपका फंड, बताएंगे योर मनी में आगे। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के फिरोज अजीज। फिरोज, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं चर्चा की और सबसे पहले बात करते हैं बेस रेट की नए फॉर्मूले की। आरबीआई ने ऐलान किया है कि वो बैंकों के लिए बेस रेट तय करने की नई पॉलिसी लेकर आएगा और इसका असर हमारे आपके निवेश और कर्ज पर कैसा होगा, इसी पर बात करते हैं। फिरोज, सबसे पहले तो ये समझाएं कि बेस रेट तय करने की ये नई पॉलिसी, नया फॉर्मूला है क्या? देखिए क्या होता है कि जो बेस रेट, पहले प्राइम लेंडिंग रेट उसको भी कहते हैं, वो एक फॉर्मूला से कैलकुलेट होता था। अब इसकी प्रीवियस फॉर्मूला में एक बड़ी फ्लॉ थी कि जो भी ट्रांसमिशन था, जो भी जैसे आरबीआई ने इस साल 1.25% 125 बिप्स जो कहते हैं उससे रेट घटाए, बट जो ट्रांसमिट हुआ एंड यूजर की जो बोरोइंग रेट्स हैं वो एक्चुअली सिर्फ 50 से 75% कम हुई। तो मेरे हिसाब से ये नई रेट से एक बहुत बड़ा फायदा एक बोरोवर को जरूर होगा, क्योंकि जो रेट्स हैं वो ट्रांसमिट होंगी। जैसे ही आरबीआई रेट कम करें वैसे बैंक को कम करने की ज्यादा आवश्यकता हो जाएगी ये नए फॉर्मूले से। बट आपको एक डिसएडवांटेज भी है, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स हो गई या कोई और जो सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी भी रेट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, लेंडिंग रेट्स कम हो जाएंगी और बोरोइंग रेट्स भी कम हो जाएंगी बैंक के पर्सपेक्टिव से। ये चेंज है बेसिकली कविता। बिल्कुल, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आगे चल के आपका कर्ज तो सस्ता होगा ही, लेकिन साथ ही एक चिंता की बात यह या कंसर्न ये होगा कि क्या डिपॉजिट की दरें भी कम होंगी? बिल्कुल, डिपॉजिट की दरें जरूर कम होंगी। वो कम इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि बैंक अभी भी हायर इंटरेस्ट रेट पे ऑपरेट कर रहे थे, और जो भी आरबीआई ने रिवर्स रिपो रेट को घटाया था 125 बिप्स से 1.25% से, वो ट्रांसमिट नहीं हुआ था और द आरबीआई गवर्नर वाज नॉट टू हैप्पी विद द ट्रांसमिशन लॉस। और जो रेट कम कर रहे थे वो पास ऑन नहीं हो रहा था, तो उसका बेनिफिट इकोनॉमी को किकर के तौर पे नहीं मिल रहा था। तो उसकी वजह से ये नया बेस रेट कंप्यूटेशन का फॉर्मूला निकाला जा रहा है, और इससे डेफिनेटली इकोनॉमी को, इक्विटी को बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो क्रेडिट ऑफटेक है, लोगों का लोन लेने की क्षमता बढ़ जाएगी और उससे जो ग्रोथ में इकोनॉमी में बूस्ट मिलेगा वो काफी अच्छा रहेगा। और उसके लिए डेफिनेटली समय लगेगा, 1-2 साल उसकी बेनिफिट आने में, इकोनॉमी की ग्रोथ रेट में टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली इसकी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट में। तो फिरोज, लेकिन ये जो ब्याज दरें घटने का सिलसिला और जो माहौल बन रहा है हमारे देश में, ऐसे में ईएमआई का बोझ तो आपका कम होगा ही, कर्ज सस्ता हो जाएगा, लेकिन अगर डिपॉजिट की दरें भी घटेंगी ऐसे में, तो ये बताएं कि फिर और निवेश के विकल्प क्या है निवेशकों के पास? देखिए, जब भी आपको इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा होता हुआ क्लियरली दिखे, जो कि आज की सिचुएशन में डेफिनेटली अगले 2-3 सालों में इंटरेस्ट रेट काफी कम होने की संभावना है, तो एफडीज ना लेके अगर कोई इंसान, इन्वेस्टर और निवेशक अगर डेट फंड खरीदे, एक स्पेसिफिक कैटेगरी के डायनेमिक बॉन्ड फंड्स खरीदे, तो इंटरेस्ट नीचे जाने पे भी उनको कैपिटल गेन का फायदा मिलेगा। और इंटरेस्ट रेट नीचे जाने का जैसे दुख होता है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट कम मिलेगा, बट उसका मुआवजा आपको कैपिटल गेन के तौर पे एक डेट फंड में, डायनेमिक बॉन्ड फंड की कैटेगरी जिसको कहते हैं, उसमें निवेश करेंगे तो इंटरेस्ट रेट नीचे जाने से कैपिटल गेन मिलेगी, जो आपका मुआवजा होगा लोअर इंटरेस्ट रेट ऑफ द फ्यूचर का। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि डेट फंड का चुनाव करना चाहिए अगर आपको निवेश की रणनीति बनानी है। फिक्स डिपॉजिट में तो यहाँ पर आपको सही ब्याज दर नहीं मिलेगी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ब्याज दरें घटने का सिलसिला देश में शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अगर आप निवेश की रणनीति बनाना चाहते हैं तो इक्विटी के साथ साथ डेट में आप डेट फंड को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हम योर मनी में आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे पहले दर्शक से, जो कि हजारीबाग से वरुण कुमार झा फोन लाइन पर है। नमस्कार वरुण। हेलो, आपकी आवाज मुझे आ रही है, बताइए आपका सवाल क्या है? मैम यही कि ICICI डायनेमिक मेरे पास है, मिड कैप एचडीएफसी है, तो फिर
स्टार फंड में कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे बताइए कुल मिलाकर आप 7,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं, 7,000 की SIP कर रहे हैं। लक्ष्य क्या है आपका? मैं लक्ष्य है सर मैम की 20 साल में मुझे अराउंड 25 लाख के आसपास चाहिए, बस और ज्यादा कुछ नहीं है। 20 साल में आपको 25 लाख रुपए चाहिए जी। और कब से आप ये निवेश कर रहे हैं वरुण? ये पिछले 8 महीने से। क्यों चाहिए आपको 25 लाख रुपए, आप बता पाएंगे? बस बच्चे के एजुकेशन के लिए। और इसमें आपने महंगाई को भी जोड़ रखा है? जी जी। ठीक है, और निवेश बढ़ाने का मन है आपका? हाँ मन है। ये जो फंड आपने इकट्ठा किए हैं, चूंकि बहुत सारे ICICI के आपने ले रखे हैं, तो कोई खास वजह इसके पीछे आपने खुद रिसर्च की है या सलाह ली है किसी से? नहीं, मेरा एक दोस्त ICICI में जॉब कर रहा है। अच्छा। तो उसने मुझे बताया लेने के लिए, मैं ये तीनों ले लिया हूँ, लेकिन पिछले 2 महीने से मैं कुछ ग्रोथ नहीं देखा, तो 2 महीने से मैंने पेमेंट नहीं किया है। लेकिन एक्चुअली अगर मैं सब मिला के बोलूँ ना, तो मुझे तो कम से कम 20 साल के बाद लगभग 1 करोड़ रुपए का काम पड़ेगा। 20 साल के बाद आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए? अभी तो आपने 25 लाख कहा था। 25 मैं बस सेग्रीगेट करके बता रहा था। अच्छा, तो कुल रकम आपको 1 करोड़ की चाहिए 20 साल में, और निवेश फिलहाल आप कर रहे हैं 7,000 रुपए का। फिरोज, कितना प्रैक्टिकल है इनका लक्ष्य जिस तरह से ये निवेश कर रहे हैं? क्या लगता है, निवेश तो बढ़ाने की जरूरत है ही, साथ ही 20 साल का टाइम फ्रेम 1 करोड़ के लिए कैसा है? थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर है, जैसे कविता जी आपने एग्जाम्पलीफाई किया कि ऑफ कोर्स स्ट्रेच है। 7,000 रुपए आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं और 1 करोड़ रुपया कलेक्ट करने में 20 साल में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, स्पेशली जब इन्होंने कहा कि 25 लाख रुपए इनको शॉर्ट टर्म में भी चाहिए। इन्होंने ब्रेकअप किया अपना गोल। तो मेरे हिसाब से निवेश बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे ही इनकी आय बढ़े, जैसे इनकी डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़े, और ये जैसे इनकी पोर्टफोलियो पे अगर तवज्जो दें, 3 ICICI की स्कीम्स हैं, एक IDFC की स्कीम है, तो 3 स्कीम एक फंड हाउस से रखना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं होता है, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन रिस्क एक फंड हाउस पे काफी बढ़ जाती है। माना ICICI एक बहुत अच्छा फंड हाउस है, बट अगर आपके पास 4 स्कीम्स हैं तो चारों स्कीम्स आइडियली अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनी की होनी जरूरी है। उसमें एक स्कीम काफी अंडर परफॉर्म करेगी, स्पेशली आपका अगर गोल थोड़ा स्ट्रेच का हो तो आपके पास गलतियों की गुंजाइश कम होती है। तो आप अच्छे फंड्स को रखेंगे तभी जाके आपका गोल और निवेश आपका पूरा कर पाएगा आपके गोल को। तो ICICI जो डायनेमिक रेगुलर फंड है उसको आप एग्जिट करें और SBI मैग्नम ब्लू चिप फंड में लें, तो इससे आपको डेफिनेटली एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को एक्स्ट्रा शामिल करने का मौका मिल जाएगा और ICICI की 2 स्कीम्स हो जाएंगी। तो इसमें आप करें, और जैसे ही आप अपनी आय बढ़ाएं, निवेश बढ़ाएं, तब डेफिनेटली ICICI की स्कीम्स को ना चूज करें, और आपको एटलीस्ट साल दर साल अपनी निवेश को 10% से बढ़ाना पड़ेगा। तब आपका अगर 14.5% का रिटर्न आता है तो आपका 1 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो सकता है। फिलहाल निवेश तो इनको बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन रफली आपके मुताबिक अगर 20 साल की ही अवधि हो तो 1 करोड़ रुपए इनको अगर इकट्ठा करने हैं, जमा करने हैं, तो कितना निवेश करना होगा हर महीने? देखिए, 2 मेथड्स होते हैं, एक कांस्टेंट SIP, एक इंक्रीजिंग SIP। अगर ये 7,000 से भी जो आज कर रहे हैं वो करें और हर साल 10% अपनी SIP बढ़ाते जाएं, तो फिर ये गोल पूरा हो सकता है। वरना अगर आप कांस्टेंट SIP रखना चाहते हैं और बढ़ाना नहीं चाहते तो उनको 12,000 से 13,000 रुपए की SIP की जरूरत पड़ेगी। अच्छा फिरोज, यहाँ पर ये अपने फंड की परफॉर्मेंस को लेके भी चिंतित है, लेकिन अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो बाजार में जो उतार चढ़ाव हम देखते हैं उसका असर फंड की परफॉर्मेंस पर तो पड़ता ही है। लेकिन क्या एक निवेशक को घबरा जाना चाहिए और फंड स्विच कर देना चाहिए या उसमें रहना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से 9 महीने तक इन्होंने निवेश किया है, बहुत शॉर्ट स्पैन होता है। जब ज्यादा एजुकेटेड लोग, इक्विटी के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, तो मतलब 9 मंथ्स में इसकी परफॉर्मेंस को जज नहीं करनी चाहिए। 9 महीने में इक्विटी लार्जली ज्यादा डिलीवर नहीं कर पाई है क्योंकि अभी तक इकोनॉमी में ज्यादा बूस्ट मिला नहीं है। तो जैसे ही मार्केट्स पिकअप करेंगी तो इन फंड्स के परफॉर्मेंसेस बढ़ेंगे, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है तो डेफिनेटली 2-3 ईयर्स के बाद अगर आप परफॉर्मेंस देखें और इवेल्युएट करें तो फिर वो ज्यादा मुनासिब होगा। और 9 मंथ्स इज टू शॉर्ट स्पैन, जैसे आपने कहा कविता जी। तो वरुण, अपने निवेश को लेकर थोड़े बदलाव करने होंगे आपको। ICICI डायनेमिक फंड से निकल जाइए, SBI मैग्नम ब्लू चिप में आपको निवेश करना होगा। फिलहाल 7,000 रुपए का आपका निवेश है, इसको बढ़ाकर आपको 12 से 13,000 करने की कोशिश करनी होगी। जब आपकी क्षमता होगी, जब हिम्मत होगी, तो अपने निवेश को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, यानी बिना चूके निवेश लगातार करते रहिए, आपका जो लक्ष्य है वो अचीव हो जाएगा। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लेंगे वडोदरा से राजेश टिंगरे का सवाल। बने रहे हमारे साथ।
यॉर्मनी में अगले दर्शक हैं ओमकार बागड़े। नमस्कार ओमकार, बताएं कहां से बोल रहे हैं आप? मैं मुंबई से बोल रहा हूं मैडम। हाय, गुड इवनिंग। बताइए कि आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कब तक कैसे की है? मैं नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म से इन्वेस्ट करते आया हूं एंड उसका बेनिफिट्स मुझे आज तक काफी अच्छे मिले हैं। मेरी अभी की इन्वेस्टमेंट है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड ब्लू चिप एंड HDFC मिड कैप। कितने की SIP करते हैं आप हर महीना? 19,000 की मेरी टोटल SIP है। ठीक है, और किस आर्थिक लक्ष्य के लिए आप कर रहे हैं ये निवेश? जो पहला लक्ष्य था वो मेरा अचीव हो चुका है। अच्छा। मुझे घर लेना था। अच्छा। I'm 31 years old. तो मेरा घर का लक्ष्य अचीव हो चुका है। नाउ द मेजर थिंग इज आई हैव बीन, अभी मुझे न्यूबॉर्न बेबी हुआ है। सो माय प्लानिंग इज फॉर हिज एजुकेशन, सेकंड फॉर माय रिटायरमेंट, दैट इज वन। सो मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स नाउ, कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से 15-20 इयर्स के हिसाब से ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि मैंने निकाले थे, जैसे इन्फोसिस, L&T, टाटा मोटर्स, ये मेरे कुछ चुनिंदा सेक्टर्स थे। ओमकार, सबसे पहले तो मुबारकबाद, आप पिता बन गए हैं। दूसरा, आप इक्विटी में तो निवेश कर ही सकते हैं, जिसके लिए CNBC आवाज पे पूरा दिन हम आपको कौन से शेयर में निवेश करना चाहिए इसकी जानकारी देते रहते हैं, आपको बम्पर मुनाफा किन में हो बताते रहते हैं। यॉर्मनी में हम आपको पर्सनल फाइनेंस के जरिए इक्विटी में निवेश करने की अगर आपके पास जानकारी है तो रेकमेंड जरूर करेंगे, लेकिन साथ ही म्यूचुअल फंड का रास्ता भी आपको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ चूंकि हम आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, आपके पास टर्म इंश्योरेंस का कवर कितने का है? सॉरी, टर्म इंश्योरेंस का कवर? हाँ ओमकार। हेलो ओमकार, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यहाँ लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन चलते हैं फिरोज के पास। फिरोज, जैसा कि ओमकार ने बताया कि इन्हें अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा अब करने हैं और फिलहाल ये 19,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं। इन्होंने समझदारी से 4 फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल भी कर लिए हैं और मेरे ख्याल से काफी अवेयर इन्वेस्टर ये साउंड भी कर रहे हैं। इक्विटी में तो ये निवेश कर ही सकते हैं, लंबी अवधि का इनका नजरिया है, अगर बाजार की समझ है तो ब्लू चिप काउंटर्स ये उठा सकते हैं। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड के जरिए इनको निवेश की रणनीति अपनानी हो तो क्या रास्ता अपनाएं, फंड्स कैसे इनके पोर्टफोलियो में, निवेश को और कितना बढ़ाने की जरूरत है? हालांकि इनको कितनी राशि इन्हें इकट्ठा करनी है उसकी जानकारी नहीं है हमारे पास। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने, जैसे कहा ओमकार जी ने, कि इन्होंने पहला अपना लक्ष्य घर का पूरा कर लिया है इस एज पे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को एक 10-12 साल से यूज कर रहे हैं और उसके जरिए इनका लक्ष्य पूरा होता हुआ दिख रहा है। एक लक्ष्य पूरा कर चुके हैं, दूसरे लक्ष्य पूरा करने की उम्मीद रखते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंटली इनका अगर पोर्टफोलियो देखा जाए, इनके चारों फंड बहुत अच्छे हैं, चारों डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के हैं और कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं है, और चारों फंड, एक भी ऐसा फंड नहीं है जिसकी परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस हो या कोई अगले 3-4 साल 5 साल होल्ड करने जैसे ना हो। तो ये चारों फंड बहुत अच्छे हैं। thumbs up on the number of funds you have, the kind of funds you have. So I think well done Omkar, और congratulations on being a dad. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, स्टॉक्स इन्होंने मेंशन किया था, स्टॉक्स खरीदने के लिए डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म नजरिए से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक गोल के लिए, तो अच्छा है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते हैं म्यूचुअल फंड्स को। हमने ये एनालिसिस किया कि अगर 30 सेंसेक्स की कंपनीज हैं, उसमें से कितनी कंपनी 10 साल में म्यूचुअल फंड को बीट कर पाती है। स्टॉक्स सिर्फ 8 या 9 स्टॉक्स ऐसे निकले जिन्होंने म्यूचुअल फंड को 10 साल में बीट किया है। तो वो स्टॉक्स खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखने की गुंजाइश कम रहती है क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड, प्रोफेशनल मैनेजमेंट इज अ बेटर मेथड ओमकार। सो वो आप जो कर रहे हैं उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते जाइए, तो आपके दोनों लक्ष्य, रिटायरमेंट और चाइल्ड एजुकेशन, पूरे होने की संभावना बढ़ती है। और इनकी जो टर्म प्लान इन्होंने लिख के जो भेजा था, वो 60 लाख का जो टर्म कवर है वो भी अच्छा है, क्योंकि 4 लाख की इनकी इनकम है, 15 टाइम की जो सैलरी है वो एटलीस्ट कवर्ड है। हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख का इन्होंने लिख के जो भेजा था वो भी सफिशिएंट है। तो आई थिंक वेल राउंड गुड फाइनेंशियल प्लानिंग। आई थिंक आय बढ़ाने की, जैसे आय बढ़े तो निवेश बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी और करना ही चाहिए। माना इनके जो आर्थिक लोग है, गोल्स आर नॉट नोन, बट आई थिंक निवेश बढ़ाना चाहिए 10% मिनिमम एवरी ईयर।
बिल्कुल, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपकी आय बढ़ेगी तो आपको अपना टर्म इंश्योरेंस का कवर भी बढ़ाना होगा ओमकार, इसको आप 1 करोड़ तक ले जा सकते हैं। दूसरा, आपके फंड फिलहाल ठीक है पोर्टफोलियो में, लेकिन आईसीआईसीआई प्रू रेगुलर सेविंग और कोटक इनकम अपॉर्चुनिटी, ये 2 डेट फंड भी आपको पोर्टफोलियो में शामिल करने की सलाह हम दे रहे हैं। आपने बताया नहीं बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिलहाल जो निवेश कर रहे हैं उसको बढ़ाइए और आपका गोल जरूर पूरा हो जाएगा। और कोई सवाल है तो आप फिर से अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। योर मनी में फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी लेंगे दर्शकों के सवाल, बने रहे हमारे साथ। योर मनी में फिर से आपका स्वागत है। हम आपको पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम वो बारीकियां समझा रहे हैं जिसके चलते अपनी बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। तो फिरोज, यहाँ पे जैसे कि हमने पिछले दर्शक की बात से समझा कि अपने गोल्स को निर्धारित करना, उन्हें डिफाइन करना बहुत ही जरूरी होता है, और यहीं पर जो है आम निवेशक अमूमन चूक जाता है। तो किस तरह से अपने गोल्स को, भले शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, उन्हें आंकना और निर्धारित करना, समय की अवधि देना जरूरी होता है? बिल्कुल जी, देखिए कोई भी चीज गोल के बगैर इनकम्प्लीट रहती है, और कोई भी मैनेजमेंट गोल से ही स्टार्ट होता है। भले कोई अपना सीईओ अपनी कंपनी मैनेज कर रहा है तो गोल होता है। सो गोल इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ एनी मैनेजमेंट। पैसा क्या मैनेज करना है, कोई अपनी पर्सनल लाइफ मैनेज करनी है, सब चीज के लिए गोल चाहिए। गोल अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देखा जाए तो एक अहम हिस्सा है, वो स्टार्ट पॉइंट है। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है 5 साल 10 साल 20 साल तक, उसमें अगर अटैचमेंट नहीं होगा, इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा, आपको अपना पर्पस पता नहीं होगा, तो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। और रहा सवाल उसको मेजर करने का, अगर आपने मेजर नहीं किया, इन्फ्लेशन मेजर नहीं किया, अपनी जरूरतों को मेजर नहीं किया, तो आप भले ही डिसिप्लिन्ड हो, अपने गोल से शायद आधा ही पहुंच पाए, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स रह जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स रह जाएं तो काफी डिससैटिस्फैक्शन होता है। तो मेरे हिसाब से गोल इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ एनी मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट इवन मोर सो। सेकेंड, उसको मेजर करना इंपॉर्टेंट है। मेजर करने के लिए इन्फ्लेशन का पहलू बहुत ज्यादा होता है। लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन 7 to 8% मान के अपनी इन्फ्लेट करना जरूरी है। बिल्कुल, तो यहाँ पे एक बार आप एंड लास्टली उसको मेजर करना। बिल्कुल, तो गोल्स के आधार पर ही आपको डिसाइड करना होती है आपकी एसेट एलोकेशन, यानी आपको इक्विटी में अपना निवेश करना है म्यूचुअल फंड के जरिए या शेयर बाजार के जरिए, या अगर आप डेट में कोई निवेश करना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम, जो पहली सीढ़ी होती है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, वो ये होती है कि अपने गोल्स को निर्धारित करें और इंश्योरेंस जो कि आपका रिस्क प्रोटेक्शन है उसको पूरा करें। योर मनी के जरिए उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज आज शो पे आके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। योर मनी में मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन के साथ ट्विटर आईडी @kavita TH या फिर हमारे email ID mf@moneycontrol.com पर आप भेज सकते हैं। नमस्कार।